सरसाई की क्या वैल्यू होती है, कर्म की क्या वैल्यू होती है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। ठीक है, अब वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। बल्कि मैंने आपको खसरा गिरदावरी क्या होता है, खसरा नंबर किसको कहते हैं, खेवट क्या होता है, खतूनी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस हमने की थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको फर्दर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके खसरा, जमा बंदी, ठीक है, और आपका जितने भी ये ढाल बाश है या आपका जो है मिसल हकीयत है, मिसल म्यादी है, ये सारे रजिस्ट्रान जो हैं, जिस रजिस्टर्स हैं, ये सारे मैं आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो रेवेन्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या बीइंग अ जज, कल को कोई रेवेन्यू मैटर आपके पास आता है तो आपको ये बखूबी पता होना चाहिएगा। वो रत्ती से सिरसाही से लेकर सिरसाही करम, फिर सिरसाही, फिर ये छोटे जो है ना रोले, ये यहीं पे पढ़ते हैं कि सिरसाही कितनी होती है, कितनी होती सिरसाही, क्या 9 स्क्वायर फीट की। अच्छा, करम कितने का होता है सर, नहीं पता। ठीक है जी सर, करम कितने का होता है, 5.5 फीट, 5.5 फुट का एक करम होता है। ठीक है, 5.5 फुट का एक करम। और अगर एक इसको स्केयर कर दिया जाए, किसको एक करम को स्केयर कर दिया जाए, कितना हो जाएगा वो, नहीं स्केयर किया जाए तो वो क्या बन जाएगा। अगर एक जो करम है सिरसाई बन जाएगी। और कितनी सिरसाइयों का एक मरला होता है, 9 सिरसाइयों का, 9 सिरसाइयों का एक मरला होता है। और 9 स्केयर करम का भी एक मरला होता है। या 9 सिरसाई कर लो या 9 स्केयर करम कर लो, तो फिर वो क्या बन जाता है, एक मरला। तो अब एक मरले के आगे जो है वो कैनाल कैसे बनती है, वो कैसे बनती है जी, एक मरले कितने मरले की कैनाल होती है, 20 मरलास। और इसी तरह बीघा कितने का होता है, 4 कैनाल्स। और किला 8 कैनाल्स। ठीक है, कहीं पे 10 भी होती है या कि 6 का भी है, लेकिन ज़्यादातर यही है। ठीक है, फुट्स भी हमने देखे थे, वो 225 फुट, वो फिर 272, ये हमने चीज़ें देखी थी। लेकिन खैर वो आपको YouTube पे मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। अब बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब ये 1967 में आया तो उस वक्त ये वेस्ट पंजाब था। क्या था, वेस्ट पाकिस्तान था, पंजाब भी नहीं, वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ये वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि उस वक्त ईस्ट और वेस्ट हुआ करता था। ठीक है, फिर इन्होंने ये 1974 के अंदर, क्योंकि 72 में 71 में हम उससे जुदा हो गए, हमारा एक सेपरेट क्या हो गया, पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान के अंदर फिर हमने सूबों के अंदर भी इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो सूबा हमारा पंजाब 1974 के अंदर आके हमने एक पंजाब अडेप्टेशंस ऑर्डिनेंस ऑर्डर पास हुआ जो 1974 का था, तब ये पंजाब इसके अंदर ऐड हुआ। ठीक है, पहले ये ऐड नहीं था, तो फिर वो पंजाब, इसलिए ये अक्सर जो MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर इसके अंदर हमने इसके साथ मिला के पढ़ने हैं इसके रूल्स भी। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसको हम कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने इसको शुरू करना चाहा तो इसके अंदर कुछ चीज़ें, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लॉ की, वो होता है उसका डेफिनेशन क्लॉज। वो कोई भी हो, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये इस वर्ड का मतलब क्या है, उस वक्त आपको समझ ही नहीं आएगी। तो हम इसको पहले तो देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। अब पर्पस, बहुत सारे लोग पूछते हैं पर्पस क्या होता है, कहाँ लिखा होता है। तो जो कानून बनाने वाला होता है ना,
उसने कानून बनाकर सबसे पहले उसका मतलब, उसका पर्पस ही लिखा होता है। जैसे कि दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के नीचे देखें कि उसने वेस्ट पाकिस्तान एक्ट नंबर कितना है, 17 ऑफ 1967 है। ठीक है, ये लिखते जाइए, बहुत ही, ये एक्ट नंबर कितना है, 17। ठीक है, किसका, 1967। ये अब तुसी 13वीं पैंट सुनते हो रोज़, 13वीं पैंट की होंगे सर जी? 13वीं पैंट सुनने, 13वीं पैंट परचा होंगे की होंगे? 1965 ये कानून बना था। कौन सा? आर्म्स आर्म्स ऑर्डिनेंस आया था। ये 20 क्या है, वी पैंट क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये है, इसका मतलब ये है नहीं, इसका मतलब ये है एक्ट नंबर 20 है और सेक्शन उसका 13 है। जैसे ही आपका पंजाब असेंबली पास करेगी ना, आज जनवरी है और जनवरी की 1 जनवरी है 1922, सपोज कर रहा हूं, तो पहले दिन जितने लॉ पास होंगे उसका नाम होगा एक्ट नंबर 1 ऑफ 2022। उस साल में जितना नंबर वो एक्ट होगा वो नंबर लगेगा उसको, कितने एक्ट पास हुए, वो एक सालाना उसका नंबर होता है, वो नंबर लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वो नंबर है, इसलिए वो 5779 कभी पर्चे हुआ करते थे। ठीक है, वो केड़ा होंदा सी? सेक्शन 5 है, 7वां वही है एक्ट नंबर। हाँ, किसका? ये हदूद ऑर्डिनेंस का, कि पहले जिना का पर्चा हुआ करता था तो 5779 का होता था, 376 नहीं होता था। ठीक है, तो 376 ताज़ीर है और वो हद है, हद और ताज़ीर में फ़र्क हो गया। ये इसी तरह चीज़ें जो थी वो चलती रही। पहले ज़्यादा में हर पर्चा होता था वो 1379। हाँ जी, तो ये फिर अब ये मतलब ताज़ीरी दफात क्यों लगाना? उसकी वजह है, मैं आपको वजह, आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। वजह यह है कि उसका जो प्रूफ है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और उसके अंदर कोई आता ही नहीं। आप देखते हैं ना कि तज़कियत शहूद है, आई विटनेसेस। सर ये कंप्लेनेंट की चॉइस है कि वो करवाए या ये करवाए? नहीं, चॉइस नहीं है। हाँ, चॉइस है ना, उसकी अपनी चॉइस है। ठीक है, कि वो कौन सा पर्चा चाहता है। और आपने पुलिस, अब बहुत जितने हदूद लॉज हैं ज़्यादातर को उसने एक्सेम्प्ट कर दिया आकर कंप्लेंट के अंदर कि उसकी होगी कंप्लेंट, उसकी FIR तो होगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो जाए कंप्लेंट में। लेकिन हम FIR की तरफ चले जाते हैं। पुराने दौर में वो FIR कर देते थे लेकिन बंदे बरी हो जाते थे, कहते थे इन्होंने को हदूद दा वो जो एविडेंस है वो है ही नहीं। वो कौन मौलवी साहब होन चार जेड़े वेखन के होंदे आ। अब मैं अल्लाह कमी बेशी माफ़, मैं बड़ा मौलवी तो नहीं हूँ, लेकिन अब सल्लम के दौर में भी जो किसास पे, हदूद के ऊपर सज़ाएँ हुई थी, वो उस आई विटनेसेस की वजह से नहीं हुई थी। वो डरते ही अल्लाह से इतने थे, कन्फेशन कर लेते थे। ठीक है, नाउज़ बिल्ला ये नहीं है कि उस वक़्त वो लोग नहीं थे, लेकिन ये ऑफेंस इस तरह की है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि वो उसके ऊपर कोई खड़ा होके, अगर जिना को होते हुए 4 लोग देख रहे हैं तो क्या वो रोक नहीं सकते? ठीक है, तो ये वजूहात थी। हो सकता है इसका और भी कोई हो, तो इसीलिए मैंने अल्लाह से पहले माफ़ी मांगी, बट है यही उसके। मैंने कहा बिल्कुल थी, लेकिन लोग कहते थे कि जो थी आखिरत की सज़ा से बेहतर है मैं दुनिया में सज़ा ले लूँ। आखिरत की सज़ा तो बहुत ही कड़वी होगी ना, वो तो बहुत ही सख्त है। तो कहते हैं दुनिया में एक दफ़ा मर लेता हूँ, वहाँ बार बार नहीं मरा जाएगा मेरे से। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो मौत है ही नहीं, मौत तो दुनिया में है। तो अगर मुझे मौत भी आ गई तो इसका मैं खुमियाजा भुगत लूँगा। ठीक है, तो यहाँ सज़ा हो जाएगी, फिर आगे सज़ा नहीं होगी। वजह ये थी। अच्छा, ये एक्ट नंबर था ये वाला, इसका क्या 17 ऑफ 1967, ये 7 दिसंबर 1967 को ये प्रोमोलगेट हुआ। और पंजाब के अंदर जब इसको लाया गया तो वो मैंने आपको बताया कि ये पंजाब लॉज एडेप्टेशन एक ऑर्डर पास हुआ था 1974 में, तो उस वक्त ये इसको यहाँ पे लेकर आए थे। फिर इसका पर्पज़ उसने देखिएगा लिखा हुआ, एन एक्ट टू कंसोलिडेट,
एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू इन द प्रोविंस ऑफ द पंजाब। इसका क्या है, इसको लैंड रेवेन्यू के लिए पंजाब में इसको क्या किया गया, क्योंकि पहले पंजाब नहीं था, जब ये पंजाब आया तो फिर हर जगह पंजाब हो गया, ठीक है। जहां पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था वो हर जगह। तो आगे है जी, इसी तरह प्रीएम्बल के अंदर कहता है वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। मैंने कहा रजिस्टर हक दरान जो होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को मेंटेन करने के लिए, टू असेसमेंट आपका किस तरह तखमीना लगाना है कि किस लैंड के ऊपर कितना रेवेन्यू लगना है, ठीक है। वो कौन सी सॉइल बेहतर है, बेटर है, कौन सी नहर के करीब है, कौन सी रेतली है, कौन सी बंजर है, वो उसके मुताबिक लगना है, ठीक है। फिर एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू द अपॉइंटमेंट, फिर कलेक्ट कौन करेगा। मैंने पहले इस लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हिरार्की बताई थी कि सबसे छोटे बंदा वहां पे लंबरदार होता है, ठीक है। लंबरदार के बाद पटवारी, पटवारी के बाद गिरदावर, फिर तहसीलदार। ये लोग हैं आपके विलेज ऑफिसर, ठीक है। विलेज ऑफिसर, कानूगो को गिरदावर कहते हैं, वो कानूगो और गिरदावर एक ही बंदा होता है, ठीक है। वो बंदे वो क्या आते हैं, ये विलेज ऑफिसर, और एक होते हैं ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो उसके ऊपर चले जाते हैं, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, ग्रेड 1 2, फिर उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर कमिश्नर। ये वो लोग हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट, और उनको अपॉइंट कौन करेगा, इनके क्या फंक्शंस होंगे, एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब आर इंसिडेंटल देयर टू, और जो इसके साथ इंसिडेंटली आके मिल जाएंगे वो सारी के सारे, मतलब पार्टीशन का रोला पड़ गया, ठीक है, या आप और कुछ जितने भी छोटे छोटे मामलात होते हैं, या रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू करनी है तो वो कैसे करनी है, अपील करनी है तो किसके पास करनी है, ठीक है, और अगर रिवीजन करनी तो कहाँ होगी, रिव्यू होगा तो कहाँ होगा, ये सारा का सारा इसके अंदर आपको बताया जाएगा। यही सारा कानून है इसके अंदर। पहला प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। ये कब, कहाँ, कैसे, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है। कमेंस कोई भी लॉ कब होता है, और ये कमेंसमेंट का मतलब क्या है, ये कब से इब्तदा होती है। तो आप जनरल क्लॉजेज एक्ट है आपका, उसका सेक्शन 6 है 5-6, उसके अंदर इसकी कमेंसमेंट और एक रिपीलिंग का भी पूछा जाता है, तो वो उसके अंदर आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है। किसका सेक्शन गालबन 5 है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, जो अगर मैं भूलता नहीं तो, ठीक है। और इसी तरह जो रिपीलिंग है वो 6 है, ठीक है। जो इसका कमेंस इन ऑपरेशन, कोई भी इनेक्टमेंट किस वक्त ऑपरेट होती है। अब कहते हैं ना कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। दो तरह से वर्ड बोले जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है जिसका पीछे से क्या होगा, लागू होगा। जैसे कि हमारा एक नैब ऑर्डिनेंस आया तो वो पीछे जाके लागू हुआ, आया 99 में, ठीक है। तो इसी तरह रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में जो उस दिन बना उसके बाद लागू होगा या उसी दिन से होगा, ठीक है। और रिपील कब से होगा, कैसे रिपील हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या है, तो ये आपका जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 6 है रिपीलिंग के लिए, और ऑपरेशन के लिए इनेक्टमेंट कब ऑपरेट होनी है उसके लिए आपका 5 सेक्शन है। इसको आई एम श्योर कि यही है। अच्छा, फिर है इफ इट इज एनी इट आर एनी स्पेसिफाइड प्रोविजंस, ये ट्राइबल एरियाज, एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज में ये नहीं होगा, पंजाब के अंदर होगा। फिर इट आर एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ shall come into operation in any such area or areas and on such date or dates as government may by notification appoint in this behalf। गवर्नमेंट नहीं बताना ना कब से कैसे, वो मैंने पहले आपको उसका रेफरेंस बता दिया। पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसूटेड देयर टू, ठीक है। ये सूट और अनसूट ये आप जब पढ़ेंगे ना उधर क्या कहते हैं आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस की, उसके अंदर इसकी डेफिनेशंस बताई हुई हैं।
should the circumstances of any area in which this act or any specified provision thereof has been brought into force be such that in opinion of the government that provision or any other provision of act is unsuited thereto, government may by notification accept that area from the operation of such provision, and thereupon those provisions shall not apply to such area until the notification is rescinded. ये गवर्नमेंट की सोल डिस्क्रिशन है कि ये लैंड रेवेन्यू इस एरिए पे होना है, अगर ये पंजाब है तो इस एरिए पे नहीं होना, तो वो एग्जाम्प्ट कर दे, इस एरिए को निकाल दे, उसकी मर्जी, ठीक है। अगर इसको डालना है तो नोटिफाई कर दे, ये आज के इसके पास लगेगा तो ये गवर्नमेंट की मर्जी, इसके ऊपर होगी इसके ऊपर नहीं होगे। जब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने करने होते हैं, गवर्नमेंट ही बताएगी कि ये एरियाज एग्जेम्प्टेड हैं, ये चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं और इस पे लगेगा। फिर while such exception as aforesaid remains in force, government may frame rules for the regulation of the matter so accepted, so far as may be the rules shall be consistent with the provisions of this act and shall specify the period for which such exception shall remain in force। तो कितने अरसे तक ये इन्फोर्स रहेंगी, ये सारा उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा। Exclusion of certain land from operation of this act, उनके खिलाफ तो सूट ही नहीं हो सकता, इस ऑपरेट भी नहीं हो सकता, तो ये सेक्शन 3 बताएगा। क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी एरिया नोटिफाइड। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा था, यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये इख्तियार दे दिया गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टली किसके अंडर काम कर रहा था? गवर्नमेंट के, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ही बताना है कि इस जगह पे तखमीना लगाया जा सकता है, इस जगह तखमीना नहीं लगाया जा सकता, ये उनकी मर्जी होती है, और इस जगह पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है या नहीं करना। इट शैल बी लॉफुल फॉर द कलेक्टर acting under the general or special order of the board of revenue to determine for the purpose of this act what land are included within the site of a town or village, and to fix and for time to time to vary the limits of the same, regard being had to all the subsisting rights of land owners। देखिए, आप एक गांव देखते हो तो ये गांव है पूरा, इसके अंदर ये आबादी है, ठीक है। तो क्या आबादी से भी लैंड रेवेन्यू लेना है? वो फिर कलेक्टर देखेगा कि यहाँ तक अगर बैठे हैं तो इस जगह को एक्सक्लूड करो, और अगर इसको और एक्सटेंड करना है कि क्योंकि आबादी है तो लैंड ओनर्स ने रहना भी वहीं होता है ना। अब देखिएगा इसके अंदर लैंड ओनर और लैंड लॉर्ड में बड़ा फ़र्क होता है। एक लैंड लॉर्ड उधर था, एक लैंड लॉर्ड इधर है, वहाँ का ओनर टेनेंट था, यहाँ का ओनर टेनेंट, उसके ऊपर जो काश्तकार है उसको कह रहे हैं, और जो आपका लैंडलॉर्ड है वो जो उसका असल मालिक है जायदाद का, उसको कहा जा रहा है इसके अंदर। तो ओनर्स, अक्सर ओनर्स ही ज़मीनों पे रहते हैं क्योंकि काश्त उन्होंने करनी होती है। लैंडलॉर्ड अगर तो वही खुद काश्त है, ये हम देखेंगे ना खसरे के अंदर, तो आपने देखा होगा एक जगह होता है ये खाना है पहला, यहाँ पे खेवट खतूनी नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पे मालिक का नाम लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे वो सब फसल है, वो कितने मरले कितना, यहाँ पे वो कह रहे हैं खरीफ है या रबी है, वो लिखकर फिर आगे एक खाना होता है, इस खाने में नाम काश्तकार लिखा होता है, ठीक है। तो ये अगर तो मालिक ये लैंड, यहाँ लैंड लॉर्ड का नाम होगा, लैंड ओनर जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं कि जो मालिक होगा वो यहाँ होगा, जो काश्तकार का नाम है वो यहाँ होगा। इसलिए कहते हैं कि जनाब तू गिरदावरी करा ली, आधी ना आधी गिरदावरी तो करा ले, तेरा पोजेशन शो हो जाएगा। तो पोजेशन एक्चुअली इसकी होती है जो यहाँ होता है, ठीक है ना। तो अगर तो ये है तो फिर ये खुद काश्त हो जाता है, ये अगर यही होगा तो यहाँ खुद काश्त लिखा होगा, नहीं तो यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा होगा कौन उस वक्त काश्त कर रहा है। फिर टू डिटरमिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट what lands are included within the site of town or village and to fix from time to time, ये हो गया। फिर डेफिनेशन क्लॉज है। in this context unless there is anything repugnant in the subject or context, अगर कहीं और इससे तजाद खाती हैं तो उसके अलावा ये डेफिनेशन देने जा रहा है। एग्रीकल्चर ईयर,
आपका जो एक साल होगा जिसको एग्रीकल्चर साल कहते हैं, वो कब से शुरू होगा, वो एग्रीकल्चर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, सेम है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर भी होता है और एग्रीकल्चर ईयर भी, वो 1 जुलाई से शुरू होता है। ठीक है, और 30 जून को ख़त्म होता है। फाइनेंशियल ईयर की भी यही डेट है, लिख लें। ठीक है, और आपके एग्रीकल्चर ईयर की भी यही डेट है। मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द 1st day of July और ऑन सच अदर डेट। अगर गवर्नमेंट कोई और डेट अनाउंस कर दे तो वो फिर वो होगी, अदरवाइज 1 जुलाई ही होगी, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर भी 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। फिर अराजी रिकॉर्ड, ये आपका जो 2017 में आया, ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो बनी, उसके तहत ये 1A जो डेफिनेशन आई कि मीन्स एन अराजी रिकॉर्ड सेंटर एज डिफाइंड इन क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पंजाब, उसके मुतालिक जो उनके पास रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होता है वो अराजी रिकॉर्ड होता है। फिर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो बकाया जात हैं किसी के, वो जिनको रिकवर करना है तो वो आगे 74 टू ऑनवर्ड, वो 112 तक सारे मॉड्स हैं। ठीक है, मीन्स लैंड रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑफ विच इट बिकम पेएबल, कि कब तक देने थे जनाब, उसके बाद उसकी तरफ अभी बकाया है, वो क्या होंगे आपके एरियर्स ऑफ लैंड। फिर असेसमेंट सर्कल, देखिएगा कि मैंने तखमी, अब असेसमेंट दो तरह की होती है, एक जर्नल होती है, एक होती है स्पेशल। बस स्पेशल और जर्नल में फ़र्क ये होगा कि स्पेशल जो होती है वो एक हैपनिंग की वजह से, कभी कोई ऐसा वकूआ हो जाता है जिसको कहते हैं कि यहाँ से दरिया बहता था, दरिया यहाँ बहता था, तो ये लैंड तो और थी, अभी तक इसके अंदर फसलें होती थी, तो इसका पहले और असेसमेंट थी इसके रेवेन्यू की। अब क्या हुआ, दरिया ने अपना रुख बदला तो यहाँ से गुजर गया। ठीक है, तो इस सारी लैंड को अब यहाँ से अगर दरिया गुजरा है तो फिर भी ये तो अब काबिल काश्त नहीं। ठीक है, तो फिर इसका लैंड रेवेन्यू कितना होगा, और अगर दरिया यहाँ पे बहते हुए हट गया तो जहाँ से हट गया वो तो रेतला इलाका हो गया टोटल, तो वहाँ पे भी ज़मीन काश्त के काबिल नहीं है। तो फिर उसमें फिर स्पेशल असेसमेंट कराई जाती है कि भाई इसको देखा जाए कि अब इसका कितना लगाना है, कितना नहीं लगना। और जो होती है ना आम, ये हर 25 साल के बाद होती है। ये हम असेसमेंट का पूरा चैप्टर आगे है, ये जहाँ जहाँ कुछ आता है ना, ये वहीं आप पढ़ लोगे तो कुछ चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है, फिर मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट विच द इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन एनी एरिया इन राइटिंग आर सफिशेंटली होमोजीनियस टू एडमिट ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ रेट। वही बात ना, being used as a general guide in calculating the land revenue to be assessed upon them, कि कितना होगा वो असेस करने के लिए एक सर्कल बनाएंगे कि ये है, उनके जैसा होना चाहिए। यानी कहते हैं नाल वाली ज़मीन भी उंज दी थी, वो भी उंज दी, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर चेंज आ गया सॉइल के अंदर तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट ही बनाएगी, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1957 का, उसके तहत इस्टेब्लिश होता है। बाउंड्री मार्क, ठीक है, ये बाउंड्री मार्क जो होते हैं एक्चुअली ये आप अब हम सारे कहते हैं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया विलेज, कैसे पता चलता है लैंड किस तरह पे की जाती है, तो हर जगह पे निशानात रखे हुए हैं लैंड को माप करना कि ये जो एक मुरब्बा यहाँ से शुरू होके वहाँ तक जाता है, कहीं पे पत्थर लगे हुए हैं और बहुत डीप बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं उन्होंने कि यहाँ से लेकर वहाँ तक ये एक क्या है, मुरब्बा है, या चट्टानें लगी होंगी, बड़े बड़े निशानात होंगे, तो वो आपके क्या होंगे, बाउंड्री मार्क होंगे। ठीक है, वो क्या कहता है, बाउंड्री मार्क मीन एनी इरेक्शन, ठीक है, वेदर ऑफ अर्थ, स्टोन और अदर मटेरियल, किसी भी मटेरियल से। हमारे पुराने अभी भी पत्थर्स हैं, अगर रोला डाल जाए ना कि जनाब मेरी ज़मीन इतने गलत है, मेरी ज़मीन तो यहाँ पे ख़त्म होती है, इससे यहाँ से, तो जहाँ फिर ये रोला आ जाता है तो फिर कहते हैं ठहरो, हम पत्थर ढूंढते हैं कहाँ पे है, वो फिर पत्थर ढूंढते हैं क्योंकि वो एक बाउंड्री मार्क होता है। क्या बुर्जी खाम, वो भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो चीज़ें भी वहाँ पे लगी हुई हैं कि उससे फिर वो जाके ढूंढ कर फिर उसकी
असेसमेंट करते हैं, उसको मापते हैं, हाँ जी ठीक है आपका यहाँ से बनता है, यहाँ से नहीं बनता, ठीक है। फिर Our other object are marked whether natural or artificial setup employed are specified by the revenue officer having authority in that behalf in order to designate the boundary of any division of land। वही बात कि इसको डिवीजन करने के लिए है। फिर commencement shall mean the day on which this act are made, ये अपने पीछे पढ़ लिया। Defaulter mean a person liable of an area of land revenue and include a person who is responsible and as surety for payment of arrears। किसी ने श्योरिटी दी तो वो भी इसके अंदर डिफॉल्टर के अंदर आएगा। जिसके लैंड रेवेन्यू रह गया, एरियाज जिसकी तरफ बाकी हैं, वो डिफॉल्टर कहलाएगा। और अगर उसके बिहाफ पे कोई श्योरिटी दे जाता है तो वो भी डिफॉल्टर में ही आएगा। फिर इनकम्बरेंस, ये कल परसों भी पूछ रहे थे, कोई भी ऐसे प्राइवेट ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए उससे कुछ भी जिसको हम कहते हैं चार्ज या कुछ भी ऐसा जो उसकी तरफ बकाया जात होते हैं, वो इनकम्बरेंसेज होती हैं। उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस हैं या चार्जेस हैं वो क्या हैं, इनकम्बरेंसेज। और मीन चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट, वो जो उससे क्लेम करने होते हैं वो इनकम्बरेंसेज है। जनाब ये अपने इनकम्बरेंसेज ये अनइनकम्बर्ड है या इनकम्बर्ड है, ये पूछा जाता है। स्टेट मीन एनी एरिया, क्या फॉर विच सेपरेट लैंड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट हैज़ बीन मेड। स्टेट जायदाद, हर जायदाद का अपना एक रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है, तो वो स्टेट कहलाती है। फिर एंड विच हैज़ बीन सेपरेटली सेस टू लैंड रेवेन्यू, जिसका अलग से, अब देखो इतनी ज़मीन का अलग से असेसमेंट है और इसकी अलग से है, ठीक है। तो जिसका असेसमेंट अलग से हो, सेपरेट हो, वो पहले उसका रिकॉर्ड बने, फिर उसकी सेपरेट असेसमेंट्स हो, फिर with which the board of revenue may by general rule or special order declare to be an state, जिसको board of revenue कह दे कि ये स्टेट है, ठीक है। ये लैंड नहीं, ये स्टेट है। लैंड तो 1 किला हो सकता है, हाफ मरला हो सकता है, सिरसाई हो सकती है, बट स्टेट उसका नाम नहीं है, वो ग्रुप ऑफ लैंड्स होगी, तो इस वजह से वो बनेगा। या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह दे कि ये स्टेट है तो उसका नाम अपने स्टेट ही लेना है। और होल्डिंग, जो जिस बंदे ने जितनी उसके पास ज़मीन है वो उतनी उसकी होल्डिंग है, ठीक है। 10 मुरब्बे है, 20 मुरब्बे है, 40 मुरब्बे है, 60 मुरब्बे है, 100 एकड़ है, जितनी भी है वो उसकी क्या है, होल्डिंग है। मीन अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और ज्वाइंटली बाय 2 और मोर लैंड ओनर, जितने उसके पास है, शेयर है या उसके पास अपनी है, वो उसके पास क्या है, होल्डिंग है। इरिगेटेड लैंड, जो क्या होती है, नहर से पानी जिसको लगता हो या किसी लिफ्ट से या कुएं से पानी लगता हो, वो इरिगेटेड लैंड होती है, ठीक है। क्या कहता है, मीन लैंड इरिगेटेड बाय द कैनाल, ट्यूबवेल, पहले गवर्नमेंट के ट्यूबवेल भी होते थे, वेल, लिफ्ट, स्प्रिंग, टैंक और एनी अदर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, उनको इरिगेटेड लैंड कहते हैं। ये कानूगो आ गया। कानून को किस कहते हैं, शेल बी डीम टू इंक्लूड अ सुपरवाइजिंग, टप्पेदार, ठीक है। इसको टप्पेदार 11 में, ठीक है। इरिगेटेड लैंड 10A था। और ये 2 डेफिनेशन 12 और 13 हैं। क्या कहता है, लैंड लॉर्ड मीन्स अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड, जिसके तहत लोगों ने क्या हो, टेनेंसी पे, पट्टे पे जमीनें ली हुई हों, and to whom the tenant is are but for the special contract। हम लीज लेते हैं या उसको लेते हैं ठेके पे, तो हम इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा करते हैं। वुड बी लाइबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही हमने कहना कि जनाब मैं तेनू इन्ना छिमाही इन्हें देंगा, जिसका मैं ठेके दे देती जनाब, ठीक है। तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत देते हैं ना। फिर एंड शैल इंक्लूड अ लेसी, वही मैंने कहा, लीज करोगे तो लेसी आएगा, ऑफ सच पर्सन एंड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इन द इंटरेस्ट ऑफ सच। अब उसके बाद हमारे पास जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, तो वो जहाँ पे लोग हैं जिनको देते हैं, उनके दादा भी हमारे दादा के साथ थे, फिर उनके बाप, फिर उनकी औलाद, अब उनकी औलादों की औलादें हमारे पास हैं, तो वो फिर सारे ही इसके जिसके मतहत होंगे वो सारे इसके अंदर शामिल होंगे। एंड लैंड ओनर इंक्लूड अ पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, जिसको दे दी गई ना, वो जिसके तहत ली और ये जिसको दे दी गई।
आर एन एस्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट टू इन फार्म, जिसको हमने पट्टे पे किराए पे दे दी। अंडर दिस एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब देखिए रिकवरी के लिए अगर कोई बंदा लायबल हो एरियर्स का, बकाया जात का, तो गवर्नमेंट उसको अटैच करके किसी बंदे को, इन साहिबा को दे देते हैं कि भाई इसके बकाया जात इतने, तुम ऐसा करो बकाया जात दे दो, तुम रख लो, ठीक है, वो दे देती। तो अब ये भी लैंड ओनर हो गए कि जिसको इससे रिकवर करने के लिए इनको दे दी गई है ना, तो ये भी उस वक्त क्या होंगी, लैंड ओनर हो गई। फिर एंड एनी अदर पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ एन स्टेट और एनी शेयर और पोर्शन देयर ऑफ, वही ना जो पोजेसर एक्चुअली होगा जो उस जमीन को, दैट ही इज कॉल्ड ओनर। लैंडलॉर्ड लैंड ओनर हो सकता है, बट लैंड ओनर इज कभी भी लैंडलॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह आर इन एंजॉयमेंट एंड इन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एन एस्टेट बट डज नॉट इंक्लूड अ टेनेंट, वही ना टेनेंट इसमें नहीं आएंगे। टेनेंसी एक्ट जो है वो अलग से है, वो टेनेंट एक्ट है आपका वो अलग से है। इसको एकदम बंद करेंगे तो चलें जी। अच्छा, तो लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर में हमने डिफरेंस देखा। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन नंबर 14 है, दैट इज लैंड रेवेन्यू। और लैंड रेवेन्यू जो कहते हैं, किसको कहते हैं, यही एक्चुअली पूरा हमारा कानून इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है। क्या है, मीन लैंड रेवेन्यू असेस्ड आर असेसेबल under this act or under any other law for the time being in force relating to land revenue and include any rate imposed on account of increase in the value of land due to irrigation। बाज़ अनइरीगेटेड लैंड होती है, जिस वक्त वो इरीगेशन के काबिल हो जाती है उस वक्त उसका रेट भी बढ़ जाता है डेफिनेटली, तो उसके मुताबिक ही उसका रेवेन्यू लेना है उन्होंने, ठीक है। फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स आप लोगों की बात हुई है, means any legal practitioner within the meaning of Legal Practitioners Act 1879 except मुख्तार लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होता। हम मुख्तार ख़ास, मुख्तार आम, मुख्तार उसके अंदर नहीं आता, बाकी जो उस एक्ट के तहत हैं वो सारे लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे। नेट एसेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, 12, 13, 14 के बाद जो अगली पीछे हमने पढ़ी 9 भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। ये इस पे पूरा फुल फ्लैज वो नोट पूछता होता है, नेट एसेट्स किसको कहते हैं। देखिए जिनका बैकग्राउंड मैथ्स या उसके अंदर है, स्टैट्स या इस तरह के कॉमर्स के अंदर, तो उनको पता है नेट किसको कहते हैं। नेट एसेट्स होते हैं असासाजात। अब एक शख्स जो ज़मीन कल्टीवेट करता है, उसके ऊपर इरिगेशन करता है, ज़मीन काश्त करता है, कुछ भी, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये इसकी नेट प्रोड्यूस है, ठीक है, और कितने उसको नफ़ा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। वो नफ़ा जो होगा वो सारे एसेट्स नफ़ा निकाल, जो सारे के सारे खर्चा जात हैं हस्बेंड्री के हैं या बाकी जितने भी हैं वो सारे निकाल कर बाकी जो होंगे दैट इज़ कॉल्ड नेट एसेट्स, ठीक है। क्या कहता है, पढ़ते हैं, कहता है ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स मीन्स द स्टेटेड एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ सच स्टेट or group of states remaining after deduction of the ordinary expenses of cultivation as a certain are estimated, ठीक है। आगे नीचे एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ordinary expenses of cultivation include payments if any which the landowner customarily bears, उसको बर्दाश्त जिसको करना पड़ता है, whether in kind or in cash, ठीक है। वो कहते नहीं मस्जिद वाले दो, एक मान मस्जिद वाला इमाम मस्जिद आएगा उन्होंने दे दो, एक आएगा नाई उन्होंने दे दो, एक जाम आएगा कोई भी आएगा उन्होंने दे दो, मरासी आएगा वो तो भी मिलता उन्होंने। अच्छा आगे, आर इन कैश आर इन काइंड इन होल आर एनी पार्ट वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस तरह, वाटर रेट्स, भाई पैसा पानी भी तो लगाया, ठीक है, हो सकता है किसी से 1 घंटे के उस पे लगाया हो,
मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, भाई बांधते हैं, पानी लाते हो ना, नहर से जितनी दूर ज़मीन होती है, यहाँ पे नहर है, ठीक है, अब यहाँ से पानी गुजर कर यहाँ तक आना है, ठीक है, इन ज़मीनों को लगना है, तो रास्ते में एक बड़ा बांधा जाता है, पानी टूट ना जाए, उसकी मेंटेनेंस पे भी खर्चा होता है ना, कि तो रोना पै जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, वो चूहे काट जाते हैं, तो वो पानी सारा ज़ाया हो जाता है, तो वो सारे वो बांध की मेंटेनेंस पे भी जो खर्चा है वो भी निकालना है, ठीक है। फिर हाँ जी, ओ हौली हौली हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स, ये उसके जो नहर के अब खुदाई करते हैं उसके जो किनारे हैं उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। आप खाले खटदे हो जिन्होंने कहते हैं, तो उनके तो मेंटेनेंस तो आती है ना। सप्लाई ऑफ सीड, कितना हमने खाद डाली, मैन्योर खाद भी है, सीड बीज भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ मैन्योर, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, आपने उसको बराबर करना है, ज़मीन को खल चलाने हैं, हल चलाने हैं, उस जितना भी वो हस्बेंड्री में आएगा। कंसेशन विद रिगार्ड टू फोडर, खाद लगने पे जो सारी चीज़ें वो आनी है, जो हम देखते हैं फुजला बचता है वो हम सारी चीज़ें डालते हैं उसके अंदर। स्पेशल अबेटमेंट मेड फॉर फॉलो और बैड हार्वेस्ट, देखिए ज़रूरी तो नहीं होता कि हर फसल जितने मैंने लगाए उतने ही उसके ऊपर आ जाएं। ये कल परसों पिछले दिनों 10-15 दिन पहले ये खुशाब और उस इलाके में सारे में इतनी यालाबारी हुई है कि सारी फसलें ख़त्म। तो फॉलो भी हो सकता है ना, बैड हार्वेस्ट भी तो हो सकती है ना, तो वो कंसेशन वो करनी पड़ती है, वो अबेटमेंट है, वो छूट हो जाती है उनको, वो सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेंट, जितना उस पर खर्चा आया कलेक्शन पे, अब कहते हैं ना दाइयाँ ले आओ चोड़ियाँ ले आओ, चुन लेंदियाँ ने, ठीक है ना। फिर अलाउंस ऑफ फॉर शॉर्टेज इन कलेक्शन ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट चार्जेस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस मेड इन कैश free of interest to tenant for the purpose of cultivation, and wages are customary dues due to paid to the village auxiliaries whose products or labors are utilized for purpose of cultivation and harvesting। वो तुसी मजदूरे लांदे हो नाल उसको करवाने के लिए, तो वो सारे ये खर्चे सारे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये निकालेंगे, जो सरप्लस एनुअल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेट एसेट मिलेगा। एंड द शेयर दैट वुड बी रिटेनेबल बाय अ टेनेंट इफ द लैंड वर लेट टू अ टेनेंट पेइंग रेंट वेदर इन कैश और इन काइंड एट द नॉर्मल रेट एक्चुअली प्रिवेलेंट इन द स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट। वो सारे जितने भी हैं चीज़ें, ये सारी निकाल कर जितना उसका शेयर बनता है उस शेयर में से उतना ही उसने देना है ना, तो वो सारे उसका क्या बनेगा, नेट एसेट्स है। और ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इसके ऊपर वो एक शॉर्ट नोट देता होता है, तो ये इसके लिए आपको ये सारा मैंने कहा ये याद होना चाहिए। और पटवारी की डेफिनेशन आ गई, शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ टपेदार एंड अ स्पेशल और एडिशनल टपेदार, ठीक है। टपेदार, पटवारी, टपेदार ये एक ही चीज़ उसके अंदर कहते हैं उसको। एडिशनल पटवारी भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। पे with its grammatical variation and cognate expressions includes when used with reference to rent, deliver and render with their grammatical variation and cognate expression, जो उनको खर्चे पैसे दिए जाते हैं, that is called pay। prescribed by rule made under this act, rate and cesses, ये वो rates और cesses हैं जो लगान लगते हैं या आप देखते हो जो आपको मसूल चुंगी जो होती हैं ये वो हैं, ठीक है। रेट्स एंड सेसेस जो वसूल लगान करते हैं या आप ये चुंगियाँ मसूल होती हैं जो सेसेस कहलाती हैं। टैक्सेस एक्चुअली जो होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, एक तो टैक्स होता है जो एक फाइनेंशियल जो आपके बनते हैं उनके तहत, एक ये होते हैं चुंगियाँ जो मसूल करते हैं वो क्या होती हैं, कहता है मीन्स रेट्स एंड सेसेस विच आर प्राइमरीली पेएबल बाय लैंड ओनर्स एंड इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें शामिल है, the local rate if any payable under any law for the time being enforced, and any fee similarly leviable for the landowners for the use of or benefits derived from, कहते हैं तो फ़ायदा ले रहे हैं जित कितना ले रहे हैं तो इधर सानू इन्ने पैसे दे, इन्ने % दो, वो सारे रेट्स एंड सेसेस में आएगा। जैसे आप पंचोतरा कहते हो,
पचोतरा वर्ड यूज़ होता है, ये हम सारा पढ़ेंगे। तो ये जो होगा आपका लंबरदार, वो हर प्रोड्यूस का कितने का 5% उसको मिलेगा, उसकी कोई पे तो नहीं होती, ठीक है, वो उसमें से दिया जाएगा, ठीक है। एंड एम्बैंकमेंट्स जो आपके मैंने अभी हम पीछे पढ़ रहे थे वो सारे, एंड वर्क्स फॉर सप्लाई और स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज फॉर प्रिजर्वेशन एंड रेक्लामेशन ऑफ सॉयल एंड ड्रेनेज एंड रेक्लामेशन ऑफ स्वैम्प्स। ये स्वैम्प्स जिन्हें मैंने कहा खुडा पै जाती हैं, लाइक वो ख़त्म हो जाते हैं, वो दरमियान में से रस्ते जानवर वो छोटे छोटे कुछ जितने पे होते हैं, चूहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो डाल देती हैं, तो उनको ये सारे वो रेट्स एंड सेसेस के अंदर आएंगे, ठीक है, ये वो वसूल करते हैं। फिर एनी एनुअल रेट चार्जेबल ऑन ओनर्स ऑफ लैंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द बेनिफिट्स derived from drainage works carried on for the public health or for the improvement of land or for the proper cultivation or irrigation thereof or for the protection from floods or other accumulation of water or for erosion by a river। वो हमने कहा कि दरिया इधर से इधर आ गया या फ्लड आ गया तो बंद बनाए जाते थे बड़े बड़े ताकि फसलें बच जाएं, तो वो जितना उन पे खर्चे आने कहते हैं सालाना तुसी इतना पैसा जमा कराना, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे पास क्या पड़ा हो, पैसे पड़े हो और हम आप लोगों को बचा सकें। दरिया टूट गया, दरिया इधर को आ गया तो किस तरह हम करेंगे, तो वो सारे आपके किस चीज़ में आते हैं, रेट एंड सेसिस में आते हैं, ठीक है। तो ये लंबरदार, हाँ, ये विलेज का वही हेडमैन होता है ना, विलेज हेडमैन और लंबरदार एक ही चीज़ होती है, विलेज हेडमैन भी उसी को कहते हैं और लंबरदार भी उसी को कहते हैं, ठीक है। टोटल प्रोड्यूस का कितने परसेंट? 5% वो अभी पढ़ेंगे इसको, वो टेंशन ना लें। आपके इसके साथ रूल्स भी हैं, जिस वक्त मैं यही पढ़ाऊँगा साथ में वो भी पढ़ाऊँगा ताकि आपको सारा साथ साथ लेके चलें। और विलेज ऑफिसर सेस एंड ये इसके अंदर विलेज ऑफिसर सेस भी रेट एंड सेसेस में आती है, वो मैंने पहले आपको कह दिया। जो विलेज ऑफिसर ने भी तो उसके ऊपर लगान लगाना है ना, तो विलेज ऑफिसर से मुराद है लंबरदार, पटवारी, वो विलेज ऑफिसर्स हैं जो मैंने कल भी बताए हैं, ठीक है। और एनी सम पेएबल ऑन अकाउंट्स ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, और जो गांव के खर्चे होंगे जितने भी, वो सारे रेट्स एंड सेसिस में आएंगे। बस इतना कर रखें कि जो खर्चे एक गांव में होते हैं वो पटवारी ले, वो तहसीलदार, वो आपका गिरदावर कानूगो ले, वो लंबरदार ले, वो जितने भी आपके एम्बैंक्समेंट हैं, रिवर्स ये कहीं से है, स्वैम्प से हैं, जितने भी खर्चे चाहे सालाना लगाए जाएं चाहे फसलों की बुनियाद पर हों, वो सारे के सारे रेट्स एंड सेसिस में आते हैं। और रेंट मीन्स whatever is payable to the landlord in money or kind by tenant on account of use or occupation of land, वो उसको कितना पे करेगा 6 माह का, वो जितना होगा वो रेंट होगा उसका। but shall not include any cess or other contribution or due any free personal services, वो उसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि सेस उसी ने देनी, क्योंकि वो कल्टिवेट कर रहा है, वो देगा। रेवेन्यू कोर्ट मीन द कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी एज इन फोर्स फ्रॉम द टाइम बीइंग। और इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर हमने पीछे पढ़ा, कौन सा ऑफिसर था, विलेज ऑफिसर, और यहाँ कौन सा पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। वो क्या कहता है, मीन्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू डिस्चार्ज फॉर फंक्शन, ये सेक्शन 7 आ जाएगा, वो आपका रेवेन्यू ऑफिसर्स कहलाएंगे। सर्वे मार्क्स, ये फिर जब जाते हैं तो वहाँ पे पटवारी, तहसीलदार, एसी, ये सारे जाके सर्वे करते हैं, तो वो वहाँ पे फिर सर्वे मार्क्स भी लगा के आते हैं, वो सर्वे मार्क्स होता है। फिर सर्वे नंबर जिसको खसरा नंबर कहा जाता है, कल हमने पढ़ा था, मेन पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच द एरिया इज सेपरेटली एंटर्ड अंडर एन इंडिकेटिव नंबर इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिससे हकदारान के अंदर हर बंदे को हर जो उसके अंदर पोर्शन ऑफ लैंड जिसके पास कितना है उसको एक नंबर अलग से दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड खसरा नंबर या सर्वे नंबर, ठीक है। फिर इसी तरह टेनेंट है, तो टेनेंसी एक्ट के तहत जितना पे करते हैं, जो आपका खर्चा है रेंट्स पे करते हैं, वो टेनेंट्स कहलाते हैं। मीन अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर अनदर पर्सन,
देखें एक ने तो ले लिया, लेज पे ले दिया, ही इज़ लैंड ओनर, उसने आगे किसी को दी हुई है कि तू इसको कर, तुझे इतने पैसे दूंगा, वो देता रहेगा, वो उसका टेनेंट होगा। एंड इज बट फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड टू दैट अदर पर्सन एंड इंक्लूड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, फिर उसके अंदर सारे वो आएंगे। मॉर्टगेजी ऑफ द राइट्स ऑफ द लैंड ओनर, लैंड ओनर का मॉर्टगेजी, हमने लैंड लॉर्ड का नहीं पढ़ रहे हैं, ओनर का। आर एनी पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज़ बिन ट्रांसफर्ड आर एन स्टेट और होल्डिंग हैज़ बिन लेट इन फार्म, कुछ ने कहा कि इसको जो कर लो, बीज लो, बो लो, उसको मैंने तुम्हें लेट खत दे दिया अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ एन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि मैडम को दे दी तो वो उधर गया था, तो अब इसने पे करना है, जो ये क्या कहलाएगा उस वक्त टेनेंट कहलाएगा, ये रेंट पे कर रहा है उसका। फिर and some recoverable as an arrear, a person who takes from government a lease of the unoccupied land for purpose of subletting it, कहता जी मुझे दे दो इसको लीज पे, वो 99 ईयर गवर्नमेंट की लीड्स पड़ी होती हैं, वो लेके आगे किसी को देता रहता है, ठीक है भाई मैंने तो नहीं करना, मैंने इसको आगे दे दूंगा किसी को टेनेंट पे, वो उससे पैसे लेता रहेगा टेनेंसी पे, तो वो जो पैसे लेता है वो भी किस में आएगा, वो बंदा कौन होगा, टेनेंट होगा। टेनेंसी मीन द पार्सल्स ऑफ लैंड held by a tenant under one lease or set of conditions, और अनएरीगेटेड लैंड जो किसी और जिसके देन एरीगेटेड लैंड, एरीगेटेड लैंड के अलावा होगी, एंड इंक्लूड लैंड फेड बाय रेन्स, फ्लड्स, हिल टोरेंट्स एंड अनकल्टिवेटेड आर वेस्ट लैंड, बंजर वगैरह, जिसको आप कहते हो कि ये बारानी है जनाब, ये जो वहाँ पे अक्सर आपके पास जो आते हैं, जो आप खाते हैं, ये जो होते हैं क्या उनको कहते हैं, ये आती हैं फसल, एक आती है क्या उसका नाम है, छोलिया, कभी खाया होगा, सब्ज़ कलर का आता है, वो चने टाइप, वो आता है उन एरिया से जहाँ पे इरिगेशन सिर्फ बारिश हो तो वो फसल उगती है, ठीक है, जहाँ सिर्फ बारिश से, बारिशों के ऊपर ही उसका है, या आपका कहीं इसी एरिया में जो आपका तरबूज है ज़्यादातर वो उस एरिया से आता है। अब तो खैर आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, लेकिन उन जो जगह से जहाँ पे सिर्फ या तो फ्लड का पानी आया तो उधर पहुँचेगा, या बारिश आई तो उधर जाएगा, या वो हिल टोरेंट्स के ज़रिए पानी नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो वो सारी के सारी अनएरीगेटेड लैंड होती है, जिनको तो इजीली नहर का पानी लग सकता है, ट्यूबवेल का लग सकता है, कुएं का लग सकता है, वो इरीगेटेड है, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ बारानी है, आना ही बारिश, अल्लाह की तरफ से बारिश हुई तो उनकी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, वो जो है ना बड़ा, फिर वो कमाते भी हैं ऐसे सूरत हाल में। और इसी तरह नंबर लास्ट आपकी डेफिनेशन विलेज ऑफिसर, विलेज ऑफिसर में कौन कौन, मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट हुज ड्यूटी इज टू कलेक्ट आर टू सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ एन स्टेट। देखिए कोई कलेक्ट करता है या उसके ऊपर सुपरवाइजर है, कौन कौन, द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू स्टेट एंड इंक्लूड कानूंगो, पटवारी, ज़ैबेतिस, कोतार्स, टप्पेदार, पीएन्स, अरबाब्स, रईस एंड हेडमैन एक्सेट्रा। ये सारे नाम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम, ये किन किन के नाम हैं वो इनको जो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी डेफिनेशन क्लॉज था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल देखेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।